हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आप लोग को एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ा रही थी। इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप के हैं या फिर फंडामेंटल्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप के हैं। इसकी क्लासेस आप लोग की चल रही थी। प्रीवियस वीडियो में हमने समझा था कि जो नया वेंचर होता है, कोई न्यू वेंचर जो होगा उसके इतने टाइप्स होते हैं, जिसमें कंपनी है, पार्टनरशिप है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं। इन सब के बारे में हमने समझ लिया था। आज हमारा जो चैप्टर है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और आप लोग के लिए काफी टफ भी आप लोग को लगता होगा। वैसे क्लास लेने के बाद, लेक्चर के बाद आप लोग को इजी लगने लगेगा। आपको टफ लगता होगा कि ये क्या चीज है, किससे रिलेटेड है। तो आज की वीडियो का यही हमारा टॉपिक रहेगा, बौद्धिक संपदा अधिकार, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। इसको शॉर्ट में आईपीआर भी बोला जाता है। मीनिंग क्या होती है, क्या होता है, क्या नियम है, एक्ट है क्या, इस सारी चीजें हम समझेंगे आज की वीडियो में। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले जब बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या करना है, आपको सब्सक्राइब कर लेना है। आप लोग लाइक में बहुत कंजूसी करते हैं, लाइक किया करिए। जितने ज्यादा लाइक आते हैं उतना मेरा ज्यादा मोटिवेशन होता है कि ज्यादा वीडियोस आप लोग के लिए लेकर के आऊँ। और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार। तो तीन चीजें हैं इसमें, बौद्धिक, इंटेलेक्चुअल संपदा, प्रॉपर्टी को कहते हैं, राइट्स अधिकार को कहते हैं। क्या होते हैं? तो सबसे पहले एक बात ये समझिए कि धीरे धीरे आज के टाइम में तो जैसे आप देख रहे हैं, बहुत ज्यादा ग्लोबलाइजेशन फैल चुका है, वैश्वीकरण इतना ज्यादा हो गया है। पूरा जो विश्व है एक मार्केट की तरह हो गया है। कहीं पर भी कुछ भी आपके लिए परचेज करना या इंपोर्ट एक्सपोर्ट आज के टाइम में बहुत कॉमन हो चुका है। सन 1995 में 1995 में जब विश्व व्यापार संगठन स्थापित किया गया था, इसको आप लोग WTO बोलते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO बोलते हैं शॉर्ट में। तब से ये प्रयास किया गया था कि सभी देश मिल करके साथ में कैसे बिजनेस कर सकते हैं, क्या क्या नीतियां होंगी, पॉलिसीज होंगी, इन सब चीजों पर चर्चा की गई। तो वहां पर एक ये आपका एग्रीमेंट जो था, बौद्धिक संपदा से संबंधित जैसे मुद्दे जो थे सामने आए, और वहां पर एक एग्रीमेंट था जिसे ट्रिप्स एग्रीमेंट या फिर व्यापार संबंधित बौद्धिक संपदा पद्धति कहा जाता है। यानी कि पूरे विश्व में जो बौद्धिक संपदा से संबंधित नियम हैं या राइट्स होते हैं या पॉलिसीज हैं या रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, उनको कैसे बनाया जाए, उनके क्या प्रोविजंस और प्रावधान हैं, उनसे रिलेट। ये तो हो गया कि कैसे इसका अस्तित्व में आया, ये कहाँ से ये प्रश्न आया। अब आ जाते हैं कि क्या इसकी मीनिंग होती है, क्योंकि जब तक इसकी मीनिंग नहीं समझ में आएगी आपको कि बौद्धिक संपदा होता क्या है, तब तक ये चीज भी समझ में नहीं आएगी। तो यहाँ पर बौद्धिक संपदा, आपको प्रॉपर्टी के बारे में तो पता है कि जैसे बिल्डिंग है या आपकी जमीन है, कोई कहीं पर कुछ फर्नीचर्स है या फिर कोई आपकी कैपिटल से रिलेटेड जो संपत्तियां हैं, सारी हैं वो आपकी प्रॉपर्टी हैं, आपकी जो है संपदा कहलाती हैं। इसी तरह ऐसी चीजें जो बुद्धि से बनाई जाती हैं, जो इंटेलेक्चुअल होती हैं, उनको बौद्धिक संपदा कहा जाता है। जो अपनी जो व्यक्ति एक है वो कुछ इन्वेंट कर रहा है, कुछ नया बना रहा है अपनी बुद्धि से। क्योंकि आप पढ़ रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पर जितनी भी चीजों की बात की जाती है वो नया एक आविष्कार होता है, कुछ नया इन्वेंशन की बात की जाती है। तो जब व्यक्ति अपनी एक बुद्धि का प्रयोग करके, अपनी इंटेलिजेंस का प्रयोग करके कुछ नया जो बनाता है, उसको बौद्धिक संपदा कहा जाता है। तो अगर किसी ने कुछ नया बनाया है, कोई नई उसकी मौलिक कृति है, अपनी अपनी डिजाइन है कुछ, या अपना ट्रेडमार्क है, तो वो सारी चीजें बौद्धिक संपदा कहलाती हैं, क्योंकि वो उसने इन्वेंट की होती है, उसका उस पर राइट होता है। तो उसको ही क्या कहा जाता है, बौद्धिक संपदा कहा जाता है। बौद्धिक धन की तरह ही बौद्धिक संपदा का भी स्वामित्व लिया जा सकता है, उसका कॉपीराइट अपना ले सकता है, वो अपना ट्रेडमार्क ले सकता है, जिससे कि दूसरे व्यक्ति को यूज करने का उसका राइट देगा, लेकिन वो मेन चीज जो होती है वो उसके द्वारा ही होती है। आपने देखा होगा ना, बुक्स पर भी लिखा होता है कॉपीराइट बाई, या ट्रेडमार्क जो होते हैं वहां पर भी लिखा होता है। तो उस पर उसी व्यक्ति का जिसने इन्वेंट किया होता है अपना पेटेंट होता है, अपना अधिकार होता है, अपना राइट होता है। ये डेफिनेशन जो दी थी जेरमी फिलिप्स ने दी है। आपको समझ में आ गया होगा क्या है। स्वामित्व के लिए बौद्धिक संपदा कानून बनाए गए हैं कि कैसे उस पर ओनरशिप रखी जाएगी अपनी, उसके लिए नियम और कानून बनाए गए हैं। इसके अंतर्गत कोई अपनी बौद्धिक संपदा का नियंत्रण कर सकता है और साथ ही उसका उपयोग करके बौद्धिक संपदा को अर्जित भी कर सकता है। बौद्धिक संपदा का स्वरूप अमूर्त होता है, इंटैंगिबल होता है। आप ट्रेडमार्क को देख नहीं सकते, आप पेटेंट को देख नहीं सकते, कॉपीराइट को आप देख नहीं सकते, लेकिन क्या है, वो एक एसेट मानी जाती है, संपदा मानी जाती है। किस तरह की होती है, अमूर्त होती है, इंटैंगिबल होती है। लेकिन राज्य ने संपत्ति की सामान्य व्याख्या के अंतर्गत इसे मान्यता दी है। समझ में आ गया होगा आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, कि व्यक्ति अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी बुद्धि से जिन चीजों का आविष्कार करता है, वो उसके लिए क्या है, वो आविष्कार या वो फिर वो कह सकते हैं वो प्रोसेस या फिर वो टेक्निक जो है, वो उस पर उसका अपना ओनरशिप होती है, स्वामित्व होता है। यही कहा जाता है बौद्धिक संपदा अधिकार। अब देख लेते हैं क्या विशेषताएं होती हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, फीचर्स क्या है।
पहला पॉइंट है बौद्धिक संपदा आर्थिक रूप से मूल्यवान सूचना है। एक इन्फॉर्मेशन की तरह है कि कोई काम आपने किस तरह से किया है, कैसे उस प्रोसेस को अप्लाई है, किस तरह से आपने वो कार्य किया है, तो उसी पर आपका एक राइट हो जाएगा। वो तो क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है, एक सूचना की तरह है। दूसरा है बौद्धिक संपदा अधिकार अन्य व्यक्तियों को सृजित सूचना का प्रयोग करने से रोकने अथवा उन शर्तों पर जो पर इसे प्रयोग किया जा सकता है को तय करने का वैधानिक रूप से लागू अधिकार है। यानी कि ऐसे बहुत सी चीजें हैं इंडिया में नहीं बनती हैं, इंडिया के बाहर से हम उसको इम्पोर्ट करते हैं, तो बहुत सी वो टेक्नोलॉजीज हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन हम उन्हें विदेशों से क्या कर रहे हैं, इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो कुछ शर्तों के आधार पर उसको वो हमें उन चीज़ों को यूज़ करने का क्या करते हैं, अधिकार देते हैं, राइट देते हैं। तो उसके लिए वो शर्तें, कंडीशंस हैं, कुछ नियम बनाए गए हैं। फिर आ जाता है कि विभिन्न बौद्धिक संपदा अधिकारों को संरक्षण देने के लिए ट्रिप्स एक समान न्यूनतम मानकों और अवधियों का निर्धारण करता है। अब ट्रिप्स क्या होता है, ट्रिप्स के बारे में अभी आपने 2 बार पढ़ा, अभी आगे इसको हम डिटेल में समझेंगे कि क्या होता है ये। फिर आ जाता है सर्वाधिक वरीयता प्राप्त राष्ट्र के पेटेंट पर राष्ट्रीय व्यवहार करना। परंपरागत तौर पर विश्व बौद्धिक संपदा अधिकार कई मान्य रूप हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया। तो किस तरह की होती है ये, आइए देखते हैं। 2 टाइप्स दे रखे हैं। पहला हो जाएगा कॉपीराइट एवं संबंधित अधिकार। वह अधिकार जो साहित्यिक कलात्मक कृतियों के लिए रचनाकारों को दिए जाते हैं। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया था, बुक्स आप लोग देखते हैं, वहाँ पर जिसने भी वो बुक लिखी होती है, जिनकी वो बुक होती है, उनकी उस स्टोरी पर, उस कहानी पर उनका अपना एक कॉपीराइट होता है, अपना एक प्रतिलिपि अधिकार जिसे बोला जाता है, लिखने का एक अधिकार होता है उनका। और ये स्पेशली जो होता है साहित्यिक कलात्मक कृतियों के लिए होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। दूसरा हो जाएगा औद्योगिक संपदा। इसमें क्या आएगा, ट्रेडमार्क आता है, भौगोलिक संकेतक जैसे चिन्हों को सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि हर चीज का देखते होंगे आप, एक ट्रेडमार्क होता है और वो ट्रेडमार्क ही उस चीज की पहचान होती है, रजिस्टर्ड होता है, कोई दूसरा व्यक्ति उसका यूज नहीं कर सकता। कोई भी प्रोडक्ट आप देख लीजिएगा, सबका अपना एक ट्रेडमार्क अलग होता है। जैसे कि नेस्ले की अगर हम बात करें तो नेस्ले के प्रोडक्ट पे आप देखते होंगे कि बर्ड्स होती हैं और एक नेस्ट बना होता है, वो उनका अपना ट्रेडमार्क है। जितने भी उनके प्रोडक्ट आते हैं सब पर आप वही ट्रेडमार्क देखेंगे। इसी तरह कोई भी आप प्रोडक्ट ले लीजिए किसी भी कंपनी का, सबका अपना एक जो होगा, एक पहचान होती है, एक पहचान चिन्ह होता है जो कि ट्रेडमार्क कहलाता है। अब आइए देखते हैं कि ट्रिप्स क्या होता है। जैसे कि मैंने पहले बताया था, ये इसको हम समझेंगे। इसकी फुल फॉर्म ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म बहुत पूछी जाती है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर आ रहा है और ऑब्जेक्टिव नहीं, आपका डिस्क्रिप्टिव आ रहा है, तो वहाँ पर भी जब पूछे कि ट्रिप्स क्या है तो आपको ये फुल फॉर्म लिखनी है। इससे एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है कि आपको इस चीज़ के बारे में अच्छी नॉलेज है। इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। कि जो इससे रिलेटेड राइट्स होते हैं उसके बारे में सूचना देता है, इसके बारे में जानकारी देना। तो विश्व व्यापार संगठन WTO द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसमें बौद्धिक संपत्ति के अधिकारों के न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। यानी कि ट्रिप्स क्या है, एक संधि है और इसमें क्या किया गया है कि इससे संबंधित इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो होती है उससे संबंधित क्या रूल्स रेगुलेशंस होंगे, क्या नियम होंगे, क्या मानक स्टैंडर्ड होंगे, उन सबको डिसाइड किया जाता है। तो 1994 में गैट क्या है, जर्नल एग्रीमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैरिफ, इसके बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। कि 8वें चेक यानी कि उरुग्वे दौर में कि अंत में इसे तय किया गया था। यह विश्व व्यापार संगठन के समय किए गए कई समझौतों में से एक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ट्रिप्स क्या है, शॉर्ट में आ सकता है क्वेश्चन आपका, इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा ट्रिप्स के बारे में कि कब इसको शुरू किया गया था। 1994 में गैट में का जो 8वां सम्मेलन किया गया था, उरुग्वे दौरा जो था वहां पर इसको तय किया गया था और ये विश्व व्यापार संगठन के समय से कई समझौतों में से एक है। अब इसमें किन चीजों पे चर्चा कर रहा है ये देख लेते हैं। पहला हो जाता है प्रतिलिपि प्राप्त करने तथा उससे संबंधित अधिकार यानी कि कॉपीराइट एंड रिलेटेड राइट्स। ट्रेडमार्क यानी कि मेन 7 चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हो रहा है तो वहां पर हो सकता है आपसे पूछे कि ट्रिप्स में कौन सी चीजों को शामिल किया जाता है, तो वहां पर से 4 में से कोई 3 होंगी या एक नहीं होगी, या 3 दे रखी हो, ऑल ऑफ दीज दे रखा हो, या सिर्फ एक हो, तो आपको ये 7 याद रखनी है। फिर आ जाता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट, इंटीग्रेटेड सर्किट की डिजाइन, या फिर प्रकाशित सूचना का सुरक्षा या ट्रेड सीक्रेट, प्रोटेक्शन ऑफ अनडिस्क्लोज्ड इंफॉर्मेशन की कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जो वो शेयर नहीं करना चाहते हैं, डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। जैसे कि अगर हम बात करें कि कोका कोला कंपनी ही है, उनके पूरे आपको मिलेंगे वर्ल्ड में उनकी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर सप्लाई होती है, लेकिन जो भी प्लांट होते हैं वहाँ पर जो बनती है कोक, तो वो मेन जो उनका होता है पाउडर, वो वहीं से ही जहाँ पर मेन कंपनी है वहाँ से ही बन करके आता है, सिर्फ उसको लिक्विड फॉर्म में चेंज करके सप्लाई किया जाता है।
तो उनका क्या सीक्रेट है वो शेयर किसी के साथ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि उस पर उनका अपना राइट है, उनका अपना अधिकार है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। टिप्स आपको समझ में आ गया होगा क्या है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अभी ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये देख लेते हैं कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियों में से है। कि जो यूएनओ है, यूनियन नेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसकी कुछ एजेंसियां हैं जिसमें से एक जो है वो WIPO, इसको शॉर्ट में अगर बोले, ये भी है। इसका संगठन 1967 में हुआ था, परंतु इसने अपना कार्य जो था 1970 से स्टार्ट किया था। इसी तरह वीपो 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसी के रूप में सम्मिलित हुआ। कब बना था? 1967 में बना था। इसने काम कब शुरू किया? 1970 में। लेकिन इसको संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी के रूप में कब से माना गया? 1974 से माना गया। यह संगठन पूरे विश्व में बौद्धिक संपदा संरक्षण को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तरदायी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा में है। भारत इसका सक्रिय और भागीदारी सदस्य है। यानी कि जो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन है 1967 में बनाया गया था, 1970 से काम करना शुरू किया गया। 1974 में ये यूएनओ की एक एजेंसी के रूप में बना और भारत भी इसका एक सदस्य है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा में है। आपको समझ में आ गया होगा। फिर आ जाता है राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार नीति, नेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसी, कि क्या होती है इसकी पॉलिसी, नीति क्या है। तो ये जो रचनात्मकता या फिर जो अभिनवीकरण है किसी ज्ञान परक अर्थव्यवस्था में वृद्धि और विकास के लिए सतत आधार रहे। मतलब कहने का ये है कि कुछ नया इन्वेंट करना या फिर कुछ क्रिएटिव करना, ये दोनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट रही हैं किसी भी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि जब अब कुछ नया डेवलप किया जाएगा, नया बनाया जाएगा, नई नई मशीनरी को लाया जाएगा, नई नई टेक्नोलॉजीज आएंगी, तो वहाँ पर क्या रहता है, उससे कॉस्ट कम होगी और ज़्यादा अच्छी चीज़ों को बनाया जाएगा। अब आज के टाइम में देखिए तो बहुत चेंजेस आ चुके हैं। पहले जिस तरह से काम होता था, तब प्रोडक्शन होता था, पूरी तरह से हर चीज़ मशीनरीकरण बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। पूरा का पूरा मशीनों से ही काम होता है, आपको हाथ से कुछ करना ही नहीं होता। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में अगर देखिए तो वहाँ पर लेबर वर्क बहुत कम हो गया है। सिर्फ वो डायरेक्ट करते हैं, मशीनों को ऑपरेट करते हैं और सारा काम मशीनों से ही किया जाता है। तो वहाँ पर क्या है कि कैसे संभव हो पाया, जैसे जैसे जो टेक्नोलॉजी थी वो आगे बढ़ी, विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया, तो वैसे ही पॉसिबल होता आया। तो यहाँ पर क्या है कि इससे रिलेटेड कुछ नीतियां आई, नीतियों को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि भारत सदैव एक अवनवकारी समाज रहा है, परंतु इसकी अधिकतर सृजित बौद्धिक संपदा जागरूकता की कमी तथा इस अवधारणा की बौद्धिक संपदा संरक्षण की या तो जरूरत नहीं अथवा इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया अनावश्यक रूप से जटिल है, इन दो कारणों से असंरक्षित रही है। राष्ट्रीय IPR नीति का मुख्य तर्काधार एक विपणनीय वित्तीय परिसंपत्ति तथा आर्थिक औजार के रूप में बौद्धिक संपदा अधिकारों के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने की जरूरत में नहीं है। यानी कहने का मतलब ये है कि इंडिया में क्योंकि या तो बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला नहीं है, मिला भी है तो उनको ये नहीं, हम लोग इतने अच्छे से जानते हैं कि कैसे उन राइट्स को रिजर्व करवाया जा सकता है, कैसे सेव कराया जा सकता है। जैसे कि आम जनता है, हम लोग को नहीं पता, अगर कुछ नया बनाते भी हैं तो कुछ बड़ी कंपनीज क्या करती हैं, उसको फौरन ही ले लेती हैं। उन चीजों के अपने नाम से पेटेंट कराना या अपने नाम से उसकी कॉपीराइट करवा पाना, इतना हम लोग जानकारी नहीं रखते। इसलिए ये पॉलिसीज इंडिया में काफी जरूरी है। क्या है इसके उद्देश्य, ये देखते हैं। इन्होंने 7 मुख्य उद्देश्य बताए हैं। पहला है IPR जागरूकता प्रसार तथा संवर्धन, कि कैसे इसके बारे में जागरूकता को फैलाया जाए, कैसे लोगों को अवेयर किया जाए। तो 21वीं सदी ज्ञान युग से संबंध रखती है तथा यह ज्ञान परक अर्थव्यवस्था द्वारा संचालित होती है। तो IPR संवर्धन का एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए, यानी कि इसको एक कार्यक्रम की तरह, एक बड़े प्रोग्राम की तरह लोगों तक पहुंचाया जाए, उसे फैलाया जाए, जिससे कि लोग इसके बारे में जानकारी कर पाए। फिर है कि कैसे इसका क्रिएशन हो, कैसे इसका सृजन हो, क्योंकि सिर्फ कार्यक्रम बनाने वाला इम्पोर्टेंट नहीं होता, साथ ही कैसे उसको बढ़ावा देना है, कैसे फैलाना है, ये भी पता होना चाहिए कि कैसे उसे विश्वविद्यालय स्तर पर या जो संस्थाएं चल रही, इंस्टीट्यूशंस चल रहे हैं, वहां तक फैलाया जाए। फिर आ जाएगा विधि एवं विधायी ढांचा, कि स्टेट एंड स्टेटरी फ्रेमवर्क, की कैसे इससे रिलेटेड कानून बनाए जाएंगे, उनके क्या क्या जो धारक होंगे, कैसे उनको हितों को ध्यान में रखा जाएगा, क्या उसके दूसरे रेगुलेशन डिसाइड किए जाएंगे, उनसे रिलेटेड नीतियों को बनाना। फिर आ जाएगा प्रशासन एवं प्रबंध, क्योंकि नीतियां तो हमने निर्धारित कर ली, लेकिन उसमें कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हो, कैसे उसका हमें मैनेजमेंट करना है, उससे रिलेटेड कार्यालय बनाना है। एक पक्ष तथा संतुलित IPR प्रणाली के आधार स्तंभ होते हैं और बौद्धिक संपदा कार्यालयों के सामने
बढ़ते कार्यभार तथा प्रौद्योगिकी जटिलता के साथ अपने प्रचालनों को और अधिक कारगर, सुप्रभावित तथा किफायती बनाने के साथ साथ प्रयोक्ता समुदाय को विकास द्वारा प्रयोक्ता अनुकूलता को बढ़ाकर मूल संवर्धित सेवा प्रदान करने की दोहरी चुनौती है। अब अगर आप इसकी लैंग्वेज में जाएंगे तो थोड़ी डिफिकल्ट आपको लगेगी। कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में क्योंकि काम जिस तरह से बढ़ रहा है, चीज़ें डेवलप होती चली जा रही हैं, तो बहुत ही सुगम, बहुत ही ईजी बनाना पड़ेगा इन चीज़ों को कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट आसान हो सके। उसके बाद आ जाता है कि आईपीआर का वाणिज्यीकरण, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ आईपीआर। ये जो धारक हैं उनके अधिकारों को महत्व किस तरह से दें, उनको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, इसका वाणिज्यीकरण किया जाएगा, यानी कि व्यापार की तरफ और प्रोत्साहित कैसे किया जाएगा, उद्यमता को कैसे बढ़ावा दिया जाए। जो नए नए उद्यमी आ रहे हैं, छोटे पैमाने पर जो बिजनेस कर रहे हैं कुछ नई चीज़ों के साथ, उनको कैसे बढ़ावा दिया जाए, कैसे उनको उनके अधिकारों के लिए जागरूक किया जाए जिससे उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। फिर आ जाता है प्रवर्तन तथा न्याय निर्णय, प्रमोशन एंड जस्टिस डिसीजन। इसमें यह है कि सामान्य जनता में जो आईपीआर है उसके प्रति सम्मान जागृत करना तथा आईपीआर अधिकारों के संरक्षण तथा प्रवर्तन हेतु आईपी के आविष्कारों तो संरचनाकारों को सजग करने की आवश्यकता है, जिससे कि विभिन्न जो राज्य स्तर के पर हैं या फिर जो पुलिस बल हैं उनको आईपीआर के बारे में जानकारी हो कि किस तरह से उससे रिलेटेड कानून और नियम बनाए गए हैं और कैसे उनके बारे में कोई भी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। इसके बाद आ जाता है कि कोई विवाद हो जाएंगे तो कैसे उनका निपटारा किया जाएगा, उससे रिलेटेड। फिर आ जाएगा मानव पूंजी विकास, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, क्योंकि जो होती है, क्योंकि जब बात कर रहे हैं हम उत्पादन की, उद्योग भी हैं या कुछ उद्यमी भी है तो भी उसको तो उत्पादन के पांचों साधन ही चाहिए होते हैं ना। बिना पांचों साधनों के वो उत्पादन नहीं कर सकता। एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है श्रम कहाँ से आएगा? श्रमिकों से। तो जो श्रमिक होते हैं, जो मानव संपदा होती है, वो भी बहुत ही, क्योंकि ह्यूमन को भी एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट अगर आपने पढ़ी हो, मानव संसाधन प्रबंध, तो वहां पर उसको भी एक रिसोर्स की तरह देखा जाता है। तो कैसे उसका विकास किया जाए, कैसे और ज्यादा उसमें प्रोफेशनलाइज किया जाए, पेशेवर हो, विशेषज्ञों की नीतियों का सहारा लेकर के कैसे कार्यनीतिक विकास हो, कैसे प्रशासन हो, इन सारी चीजों पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। तो ये थी ये 7 नीतियां कि किस तरह से जो आईपीआर यानी कि जो इससे रिलेटेड जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो नीतियां बनाई जाती हैं, तो उनमें ये 7 मुख्य उद्देश्य होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा इसके बारे में। आइए आगे नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है कि इसके प्रकार क्या होते हैं। बौद्धिक संपदा अधिकार के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। पहला हो जाएगा पेटेंट। पेटेंट क्या होता है कि जब कोई आविष्कार करता है, यानी कि जो इन्वेंट कर रहा है, उस चीज को अपने अधिकार जो होते हैं, जिस भी चीज का इन्वेंशन उसने किया है उसको कानूनी तौर पर अपने नाम करवा लेता है, उसको अपना स्वामित्व कर लेता है, तो उसे क्या कहते हैं कि उसने उस चीज को अपने नाम पर पेटेंट करा लिया है। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से अपने आविष्कार को जब अपने नाम से ही वो रजिस्टर्ड करवा लेगा तो उसे कहते हैं उसने पेटेंट करवा दिया है। और पेटेंट क्या है? पेटेंट अधिकार से अभिप्राय है कि कोई अन्य व्यक्ति बिना आविष्कारकर्ता की अनुमति के उस आविष्कार को ना तो अपने स्तर पर बना सकता है, ना ही उसका उपयोग कर सकता है। यानी कि अगर किसी चीज का आपने पेटेंट करा लिया है, कोई चीज आपने नई इन्वेंट करी, अपने नाम से आपने पेटेंट करा ली, तो कोई दूसरा व्यक्ति बिना आपकी परमिशन के उस जैसा या उस चीज को इन्वेंट नहीं कर सकता, ना ही यूज कर सकता, ना ही बना सकता है, क्योंकि आपका उस पर राइट है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो आप लीगली उसे चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। ये भी 2 तरह के होते हैं, उत्पाद पेटेंट और प्रक्रिया पेटेंट। उत्पाद में प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ आपने नया प्रोडक्ट बनाया है। दूसरा प्रोसेस पेटेंट, यानी कि जो मेन आपका मेथड है, विधि है, किस विधि से आप उस काम को कर रहे हैं, उस प्रोसेस को अगर आप पेटेंट कराते हैं। अक्सर आप देखते होंगे ना कि पेटेंट बाई उस कंपनी का नाम लिखा होता है। तो भारत में इसके लिए भी एक अधिनियम बनाया गया। भारत में पेटेंट अधिनियम बना है 1970। तो उसके द्वारा केवल प्रक्रिया पेटेंट हेतु प्रावधान किया गया है, यानी कि प्रोसेस का ही पेटेंट इंडिया में किया जाता है तथा खाद्य दवाओं व रसायनों जैसे उत्पादों हेतु आविष्कारों को केवल विशिष्ट अधिकार EMR प्रदान किए जाते हैं। वस्तु बाद में पेटेंट अधिनियम संशोधन 2005 के अंतर्गत उत्पाद पेटेंट को भी अनुमति दी गई। पहले जो पेटेंट आया था अधिनियम 1970, तो वहां पर सिर्फ प्रोसेस पेटेंट को राइट दिया गया था, लीगल माना गया था। लेकिन बाद में इसमें सुधार हुआ 2005 में और अब दोनों तरह के पेटेंट को ही मान्यता इंडिया में दी जाती है। समझ गए होंगे क्या होता है। एक इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो आपका अगर ऑब्जेक्टिव पेपर है तो वहां पर पूछा जाता है ये क्वेश्चन बहुत,
कि एक बार पेटेंट अधिकार मिलने पर इसकी अवधि पेटेंट दर्ज करने की तिथि से 20 वर्षों तक ही होती है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पेपर में बनता है कि कितने वर्षों तक के लिए होता है, तो 20 वर्ष के 20 ईयर्स के लिए आपको मिलती है। बाद में आप इसे रिन्यू करा सकते हैं, आप बाद में इसको और आगे के वर्षों के लिए इस पेटेंट के अधिकार को रिन्यू करा सकते हैं। तो पेटेंट मूलतः क्षेत्रीय अधिकार है। सामान्यतः पेटेंट संबंधी अधिकार उस देश या क्षेत्र में का रूप लेता है जहां पर पेटेंट अधिकार के लिए आवेदन किया गया हो और इसे उस देश या क्षेत्र के नियम कानून के अंतर्गत अनुमोदन दिया हो। जैसे कि अगर आपने इंडिया में किसी चीज को पेटेंट कराया है तो इंडिया के अंदर ही आपका वो चीज पेटेंट है। अगर इंडिया के बाहर कोई इन्वेंशन कर रहा है तो उसके लिए आप उसको रोक नहीं सकते। तो जिस क्षेत्र में कराया जा रहा है, जिस जगह पर कराया जा रहा है, वहीं तक के लिए वो पेटेंट का अधिकारी होता है। उसके बाद दूसरा आ जाता है कॉपीराइट। कॉपीराइट क्या होता है? तो पहले ही मैं आप लोग को बता चुकी हूँ, राइट से लिखना, जो आपकी कलात्मक या साहित्यिक रचनाएं होती हैं उनसे रिलेटेड जो आपके अधिकार होते हैं उसको हम कॉपीराइट बोलते हैं। कॉपीराइट अधिकार के अंतर्गत पुस्तकें हैं, चित्रकला, इसको जो ध्यान में रखिएगा कौन आता है, पुस्तकें, बुक्स हैं, चित्रकला आती है, मूर्तिकला आती है, सिनेमा फिल्म आता है, संगीत म्यूजिक, कंप्यूटर प्रोग्राम आते हैं, डाटाबेस आते हैं, विज्ञापन आते हैं, मानचित्र और तकनीकी चित्रांकन की सम्मिलित किया जाता है। ये इतनी चीजें हैं जो आपकी कॉपीराइट के अंतर्गत आती हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में डायरेक्ट आपके ऑप्शंस दे रखे होंगे, पूछेगा कि कौन सा चीज है वो कॉपीराइट के अंतर्गत आती है, तो वहां पर आपको देखना होगा, आंसर टिक करना होगा, तो ध्यान में रखिएगा। परंतु केवल विचार प्रक्रियाओं, गणितीय अवधारणाओं आदि को इसके दायरे में नहीं रखा जा सकता। यानी कि सिर्फ आप कोई थिंकिंग, आप कुछ सोच रहे हैं या कुछ आपकी कोई प्रोसेस है या आपने कुछ मैथ का कुछ डेवलप किया है तो उसको इसके अंतर्गत नहीं रखा जाएगा। अच्छा, क्या कानून है भारत में? तो भारत में कॉपीराइट उससे संबंधित व्यापक कानून है। क्या अधिनियम है? 1957 अधिनियम है। इस अधिनियम के अनुसार शब्द कॉपीराइट का अर्थ है कोई कार्य को करने या उसका पर्याप्त भाग करने या प्राधिकृत करने का एकमात्र अधिकार। ऐसे कि कोई व्यक्ति है, अगर कोई नॉवेल लिख रहा है, कोई जो है अपनी उसने बुक पब्लिश करी है, तो उस पर उसका अपना कॉपीराइट होता है। कोई दूसरा व्यक्ति बिना उसकी परमिशन के उस बुक को छाप नहीं सकता, प्रिंट नहीं करवा सकता और ना ही सेल कर सकता है। जब उसकी वो अपने अधिकार को जब शेयर करता है, किसी को देता है, तभी उस चीज को वो व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति यूज कर सकता है उसकी परमिशन से, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपस में होगा उसके अनुसार। अब इसमें क्या चीजें आती हैं? साहित्यिक रचना, लिटरेचर आता है, ड्रामा आता है, म्यूजिक आता है, क्रिएटिविटी आती है, सिनेमा आएगा और साउंड रिकॉर्डिंग। इतनी चीजें होती हैं कि कुछ लोग तो अब आवाज को भी अपनी जो होती है कॉपीराइट करवाते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति उस आवाज का यूज नहीं कर सकता। ऐसे मिमिक्री वगैरह लोग करते हैं ना, तो बहुत लोग उसको भी कॉपीराइट करवाया है बहुत लोगों ने कि उसको दूसरा व्यक्ति उनकी आवाज का यूज नहीं कर सकता है। उसके बाद आ जाता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे कि पहले मैंने बताया था कि कोई चिन्ह होता है, जैसे कि नेस्ले कंपनी का भी एग्जांपल मैंने दिया आप लोगों को, चिन्ह होता है। इसी तरह हर कंपनी का जितनी भी आप देखेंगे सबका अपनी एक पहचान होती है। कंपनी में आप बैंक वगैरह में भी देखेंगे तो जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है तो वहां पर आपने देखा होगा कि कुछ इस तरह का बना होता है, कुछ सेम एज इट इज नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे ही होता है, कुछ इस तरह से लाइंस बनी होती हैं। बीओबी का जो होता है, अगर आप उसका देखेंगे, एसबीआई का देखेंगे तो कुछ इस तरह से स्टेट बैंक का लोगो होता है। हर चीज किसी का अपने एक पहचान होती है। इसी तरह हर बैंक के में भी आप देखते हैं कि इनका अपना एक ही पहचान होती है, कोई चिन्ह होता है जिससे आप इनको पहचानते हैं। इसी तरह हर कंपनी का, हर किसी का अपना एक पहचान चिन्ह होता है, वही क्या कहलाता है? उसका ट्रेडमार्क कहलाता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है ट्रेडमार्क। एक चिन्ह होता है जिसमें किसी उद्यम की वस्तुओं या फिर जो सेवाएं वो दे रहा, सर्विसेज दे रहा है, उसको दूसरे उद्यम से पृथक किया जाता। अब किसी चीज पर आप इसका साइन देखेंगे, आप फौरन पहचान जाएंगे एसबीआई से रिलेटेड है या फिर बीओबी से रिलेटेड है, बैंक ऑफ बड़ौदा से रिलेटेड है, तो उसकी पहचान करा देता है। फिर ये चित्र, रमणीय चित्र, श्रव्य चित्र, जैसे संगीत में ध्वनि या विशिष्ट प्रकार के रंग के रूप में हो सकते हैं, किसी भी तरह के हो सकते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि नोकिया की अपनी एक अलग साउंड म्यूजिक होता था, पहले के फोन्स में तो होता था, अब तो का बहुत चेंज हो गया है। आप लोग को अगर याद हो, एयरटेल में एक अलग साउंड इफेक्ट आता है, तो जो उनका भी अपना उस चीज पर क्या है, उनका वो एक तरह से ट्रेडमार्क की तरह है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। इसमें ट्रेड सीक्रेट्स यानी कि व्यापारिक गुप्तियां, ये क्या होती हैं? विपो के अनुसार मोटे तौर पर किसी भी गोपनीय व्यावसायिक जानकारी जो एक उद्यम को प्रतिस्पर्धा में बढ़त प्रदान करती है उसे व्यापारिक रहस्य माना जा सकता है। व्यापारिक रहस्य विनिर्माण या औद्योगिक रहस्य और वाणिज्यिक रहस्य शामिल है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि
कुछ ऐसी आपकी बिजनेस इंफॉर्मेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आप दूसरे को अगर शेयर करते हैं तो आपको उससे नुकसान भी होगा, दूसरे का फायदा होगा, या वो आपकी किसी प्रोसेस को या किसी टेक्निक को, किसी टेक्नोलॉजी का यूज कर सकता है उसके थ्रू। तो इसलिए वो इंफॉर्मेशन क्या कहलाती है, ट्रेड सीक्रेट्स कहलाती है, और उसको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। किसके अंतर्गत? जो इंटेलेक्चुअल राइट होते हैं उसके अंतर्गत। फिर आ जाता है चौथा पॉइंट, औद्योगिक डिजाइन, इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या होती है। इससे अभिप्राय है कि किसी वस्तु को अलंकारिक या कलात्मक रूप प्रदान किया जाना। एक औद्योगिक डिजाइन के अंतर्गत तुलनीय विशेषताएं हो सकती हैं, जैसे किसी वस्तु की आकार संबंधी विशेषता, या फिर तुलनीय विशेषता हो सकती है जैसे वस्तु के पैटर्न या वर्ण संबंधी विशेषता। वो क्या होता है, उसका भी आप स्वामित्व ले सकते हैं, उसको भी आप पूरी तरह से अपनी प्रॉपर्टी एक तरह से है, उसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में ही शामिल किया जाता है। फिर आ जाएगा भौगोलिक संकेतक, जोग्राफिकल इंडिकेशंस। ये क्या रहेगा कि उत्पादों पर जो प्रयुक्त चिन्ह होते हैं, इन उत्पादों का विशिष्ट भौगोलिक मूल स्थान होता है और उस स्थान से संबंध होने के कारण ही इनमें विशिष्ट गुणवत्ता पाई जाती है। विभिन्न कृषि उत्पादों, खाद्य पदार्थों, वाइन या फिर स्पिरिट ड्रिंक्स जो होती हैं, या फिर जो हस्तशिल्प और औद्योगिक उत्पादों की भौगोलिक संकेतक का दर्ज किया जाता है। जैसे कि इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर दिया है कि तिरुपति आंध्र प्रदेश के लड्डू, इलाहाबाद राज्य के अमरूद, लखनऊ का आम, कश्मीरी पश्मीना आदि भौगोलिक संकेतक के कुछ उदाहरण है। कहने का मतलब ये है कि अलग अलग जगहों की अलग अलग चीजें आपको पता ही है कि फेमस हैं। लखनऊ का जैसे कि इन्होंने बताया है कि लखनऊ के आम हैं, इसके अलावा लखनऊ का चिकनकारी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, या इलाहाबाद के उन्होंने बताया है कि वहाँ का अमरूद फेमस है। तो आगरा में आगरा की बहुत सी चीज़ें हैं, तो आगरा का पेठा बहुत ज़्यादा फेमस है। तो हर जगह की अपनी कुछ ना कुछ चीज़ें होती हैं, बहुत ज़्यादा फेमस मानी जाती हैं। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, दिखाती हैं अपने आप, बिना कहे ही दर्शा देती हैं कि ये उस स्थान से संबंधित हैं या रिलेटेड हैं। आप लोग मुझे बताइएगा कि बरेली का सबसे ज़्यादा फेमस क्या है। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, तो मुझे कमेंट करिएगा कि बरेली का बहुत ज़्यादा फेमस क्या है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये बौद्धिक संपदा अधिकार क्या होता है, कि अपनी बुद्धि से व्यक्ति ने जो कुछ अपना नया आविष्कार किया है, कुछ नया बनाया है, कोई नई प्रोसेस है, कोई नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, उसको वो अपना राइट करवा सकता है, अपना स्वामित्व अपने ओनरशिप में ले सकता है। वही क्या कहलाता है, बौद्धिक संपदा अधिकार कहलाता है। इससे रिलेटेड WTO में सबसे पहले इसको बनाया गया था। सारी चीजें आपने पढ़ ली, आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है, चैप्टर समझ में आ गया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस के लिए, और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।